क्षण नए विचारों का, ये है युवा भारती, ये है युवा भारती। नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। सर्दियाँ अपने साथ ठंडी हवा, सुस्त सुबहें और गर्म कपड़ों का मौसम लेकर आती हैं। ये मौसम जितना खुशनुमा और आरामदायक लगता है, उतना ही ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव भी डाल सकता है, विशेष रूप से युवाओं के लिए जो पढ़ाई, करियर और निजी जीवन की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सर्दियां कभी कभी आलस, थकान और मानसिक तनाव का कारण भी बन सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी एसएडी का खतरा बना रहता है, जिसमें लोग उदासी और निराशा महसूस करते हैं। सामाजिक और आउटडोर गतिविधियां कम होने और धूप की कमी इस समस्या को और बढ़ाती है। ठंड के बावजूद नियमित रूप से व्यायाम किया जाए, बाहर निकलने का मन ना हो तो घर के अंदर योग, डांस या हल्के वर्कआउट किए जाएं और खुद को फिट रखा जाए। हाँ, विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि सर्दियों की सुबह की धूप विटामिन डी का बेहतरीन स्रोत होती है। रोजाना 20-30 मिनट धूप में बीते, नींद पूरी ली जाए और भरपूर हाइड्रेशन मिले शरीर को, तो हम पूरा दिन बेहतर महसूस करेंगे। सकारात्मक दिनचर्या की शुरुआत ध्यान या मेडिटेशन से हो, परिवार और दोस्तों के साथ समय बीते, मनोरंजन और रचनात्मकता साथ साथ चलें, नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें या अपनी रुचि के काम करें, तो व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। और हाँ, डिजिटल डिटॉक्स यानी सर्दियों की लंबी रातों में स्क्रीन टाइम भी कम से कम करने की कोशिश करनी है हमें। एक और बेहद जरूरी बात, अगर लंबे समय तक किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक अस्वस्थता महसूस कर रहे हैं, तो डॉक्टर से मिलना है बिना किसी संकोच और देरी के। सो हैप्पी विंटर्स माय यंग फ्रेंड्स। सुनते रहिए युवा भारती। अभी बात हुई सर्दियों के मौसम में खुद को स्वस्थ रखने की, लेकिन खुद को बेहतर बनाते रहना तो हमारी पूरी जिंदगी का ही शगल है ना? हाँ, अपनी यंग एज, अपने यूथ में ही सही गाइडेंस अगर मिलती रहे, खासकर अपने करियर को लेकर, तो फिर राहें आसान लगने लगेंगी। तो तैयार हो जाइए, ऐसी ही गाइडेंस के साथ हम आज आपको मिलवा रहे हैं लेखक, वरिष्ठ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल रह चुके नवीन चौधरी से, जिनकी नई किताब का नाम ही है खुद से बेहतर। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकाशवाणी के माध्यम से आपके श्रोताओं से जुड़ना। तो बात सीधे वहीं से शुरू करते हैं। आपकी जो नई किताब है खुद से बेहतर, नाम से ही कुछ पता लगता है कि एक अपनी बेहतरी की बात हो रही है। आप इस पर थोड़ा और रोशनी डालें कि आखिर है क्या? हमारी संस्कृति में क्या हुआ है कि बचपन से हम ऐसा बताते हैं कि देखो फलाने ने कैसा किया, तुम्हें उसके जैसा बनना है, फलाने ने क्या किया, तो हमारा हमेशा बेंचमार्क गलत सेट हुआ है। हम किसी और को देख के उससे बेहतर होने की कोशिश करते हैं जी। तो ये जो इसका पूरा आइडिया था वो ये था कि किसी से कंपटीशन नहीं है। मैंने अपने 18-20 साल के करियर में यही चीज नोटिस की कि जब भी किसी से कंपटीशन किया तो वो मन की शांति नहीं आई या वो रिजल्ट नहीं आए जो चाहिए थे। लेकिन जब भी मैंने खुद के ऊपर ध्यान दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं अपने आप को रोज बेहतर कैसे बनाऊं, और जब आप एक बार खुद को बेहतर करना शुरू करते हैं तो आपके मनवांछित परिणाम मिलना कोई मुश्किल नहीं है। अभी तो आप जिस मकाम पर हैं, एक उम्र के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ एक निश्चित तरह की क्लैरिटी आती है बहुत सारे विचारों पर। लेकिन जब आप एक बिंदु पर रहे होंगे जहां आपके अपने जीवन की जद्दोजहद चल रही होगी, संघर्ष होंगे अपने, और आप एक करियर चुनने के मुहाने पर होंगे, तो आज जब नवीन चौधरी ये किताब लिख रहे हैं, तो अगर आप अपने उस सेल्फ को, अगर आप कुछ सुझाव इस किताब के आधार पर देना चाहें, तो आप वो क्या देंगे? देखिए, जानना, रिसर्च करना, पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ सब शिक्षा जगत से जुड़े रहे और सरकारी नौकरी में रहे, तो निश्चित तौर पर वही माइंडसेट मेरा भी है। मैंने एमए किया इकोनॉमिक्स में, नेट की मैं तैयारी कर रहा था और उस दौरान ही मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे कुछ और करना चाहिए। मुझे कुछ और क्या करना चाहिए ये नहीं जानता था। मैं क्रिएटिव हूँ, तो वहाँ पर जिस चीज़ ने मुझे हेल्प की, कई सारे प्रोजेक्ट्स जो मुझे मिलते थे मैं सब में घुस जाता था कि मुझे मौका मिले। उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बीच में एक ऐसा प्रोजेक्ट मुझे मिला जिससे मुझे एहसास हुआ कि मैं
आइडिएशन पे काम कर सकता हूँ, मैं टीम मैनेज कर सकता हूँ, मैं क्रिएटिविटी पे काम कर सकता हूँ, डेटा मेरा बहुत स्ट्रांग है, क्या इससे जुड़ा कोई काम है। तो वहां से मुझे पता करते हुए, लोगों से पूछते हुए, रिसर्च करते हुए पता लगा कि MBA किया जाना चाहिए, और MBA या मास कम्युनिकेशन, ये 2 ऐसी फील्ड हैं जिसमें मेरे इस पर्सनैलिटी को फायदा मिलेगा। तो मैंने MBA चुना। MBA चुनने के बाद भी मुझे लगता था कि मैं सेल्स तो नहीं कर सकता। यहाँ भी टीचर्स और सीनियर्स से बात करके समझ में आया कि मैं सेल्स नहीं कर सकता, पर मैं मार्केटिंग के लिए ठीक हूँ। तो क्या मैं मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, PR इस हिस्से में काम कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को उसी तरह से तैयार किया, और मैं संभवतः मेरे कॉलेज का पहला बंदा था जिसको कि ज्यादातर क्या होता है MBA में सेल्स की नौकरी पहले मिलती है अगर आपने मार्केटिंग से किया है। मैं पहला था जिसको कि मार्केटिंग की ही नौकरी मिली, क्योंकि मुझे इस बात की क्लैरिटी बहुत थी। और ये एक बार में नहीं आई, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये पूरा प्रोसेस सुनने में थोड़ी देर का है, पर ये 7-8 साल का प्रोसेस है। ग्रेजुएशन के बाद से मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप पढ़िए, अपने आसपास में अगर कोई इस फील्ड में काम कर रहा है उससे बात कीजिए, अपने परिवार से, अपने टीचर से, और रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। बिल्कुल। अभी जो आपने बात की नवीन जी, ये जानना कि आप क्या कर सकते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक प्रैक्टिकल अगर सलाह, जैसे जो हमारे युवा साथी अभी कॉलेज कर रहे हैं और इस जगह पर हैं जिन्हें आगे अपनी कोई राह चुननी है, किस माध्यम में जाए उनको अभी चुनना है, उनको किस तरह से जानना चाहिए कि ये क्षेत्र उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है, जांचने मापने का कोई तरीका प्रैक्टिकल? मुझे लगता है कि इसमें आपको खुद से सवाल पूछने पड़ेंगे अपने आप से। कई बार क्या होता है कि हम किसी फील्ड को देख के आकर्षित होते हैं। मैंने किताब में एक उदाहरण भी दिया पायलट का। पायलट की जिंदगी कितनी अच्छी है कि आप रोज हवाई जहाज में बैठिए, बादलों से बात करिए, ऊपर से शहर नीचे देखिए, सब कुछ आपको दिखता है जो हम कहीं फिल्मों में देखते हैं, ड्रोन दृश्य में देखना चाहेंगे। अच्छा है, लेकिन क्या आप वो काम करना चाहेंगे? अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे वैरायटी चाहिए। पायलट को उसके काम में वैरायटी नहीं आ सकती है, उसका फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग का तरीका एक ही होगा, और जिस दिन मैं बिना वैरायटी का काम करूंगा मैं बोर हो जाऊंगा। तो उस पायलट की नौकरी के बाकी सारे हिस्से पसंद होते हुए ये एक ऐसा हिस्सा है जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी करियर चुनना चाहते हैं, ये स्पष्टता होनी जरूरी है कि ये आपकी पसंद है या आपके मित्रों की, या आपने देखा देखी में करे आजकल ये चल रहा है, चलो हम ये करते हैं। मैं फोटोग्राफी चंडीगढ़ में एज ए हॉबी मैंने फोटोग्राफी शुरू की और बहुत अच्छी होने लगी, मेरी तस्वीरें बिकनी शुरू हो गई। तो हमें लगा कि ये प्रोफेशन हो सकता है, मजा भी आ रहा है इसके अंदर। मेरे 1-2 मित्रों ने शुरू भी कर दिया काम, तो मुझे भी लगा नौकरी छोड़ के मुझे शुरू कर देना चाहिए। लेकिन एक दिन लगा कि नहीं, एक बार ना चेक करते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो नौकरी के साथ ही मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए। जब मैंने प्रोजेक्ट लिया तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो डिमांड होती है, अभी जो मैं फोटो खींचता हूँ वो तो मैं अपनी पसंद से खींचता हूँ, शौक से खींचता हूँ। क्लाइंट की डिमांड अलग है और मुझे वो करने में समस्या आ रही। तो अगर आप देखें तो पहली दृष्टि में दिखता है कि मुझे कर देना चाहिए था, लेकिन दूसरी दृष्टि में समझ में आता है कि मुझे नहीं करना था। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जो भी करना चाहते हैं क्यों। आपको सवाल पूछने चाहिए कि ये सपना महत्वपूर्ण क्यों है, जो भी मुझे करना है। आपने बहुत लंबे एक अनुभव के बाद आपने एक वन फाइन डे यू डिसाइडेड कि आपको ये अब नहीं करना है, आपको इस क्षेत्र में आना है। तो इस तरह का एक निर्णय लेने के पीछे और लेखक के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करना इस समय, और फिर जो काम आप पहले लगातार नहीं कर रहे थे वो चुना है आपने, तो ये निर्णय लेना आपके लिए कितना मुश्किल था या कितना आसान था? ये कठिन था। कठिन इसलिए था क्योंकि आर्थिक जो है एक आपको बड़ा संबल मिलता है नौकरी से। हर महीने 30 तारीख को जब पैसे आते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और चूंकि मैं जिस पोजीशन पे पहुंच गया था पैसे भी अच्छे थे, तो उतना मोटा पैसा एक साथ छोड़ के और फिर ये अनिश्चितता की स्थिति में आना कठिन है। अब यहाँ पर निर्णय कैसे लिया जाए? 2 चीजें हैं। मुझे लगता है कि या तो आप करियर की शुरुआत में रिस्क ले सकते हैं, आप रिस्क ले लीजिए और फिर आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा तरीका है कि आप थोड़े से स्टेब्लिश हो जाएं, क्योंकि बीच का जो समय होता है वो ऐसा समय होता है जब आपको अपने आप को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को देखना होता है। वहां अगर आपने रिस्क लिया और आप असफल हुए तो मुश्किल हो जाएगी। तो अपने आप को दोबारा संभालना कठिन होता है। एक चीज और समझनी है कि कोई भी आइडिया एक दिन में काम नहीं करता। आपको, अगर आप कोई ऐसा रिस्क ले रहे हैं, अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो आपको समय देना है। तो मुझे पता था मेरी खासियत क्या है। मैं मार्केटिंग को जानता हूं और मैं कंटेंट को जानता हूं। बहुत सारे मार्केटिंग वाले जानते हैं। फर्क उनमें और मुझ में ये है कि मैं संभवतः उन गिने चुने मार्केटिंग वालों में हूं जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों के साथ इतना ही कंफर्टेबल हूँ। और हिंदी भाषा को मैं उतने अच्छे से जानता हूँ जो ज्यादातर मार्केटिंग के लोग नहीं जानते। बिल्कुल। इसके पहले भी जब हम लोग पढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो कुछ किताबें आई थी, यू कैन विन और इस तरह की किताबें जो अंग्रेजी में थी मूलतः, और उनका अनुवाद हिंदी माध्यम के हम जैसे विद्यार्थियों को पढ़ने को मिलता था। लेकिन ये पहली मेरी नजर में ऐसी किताब है जो लिखी गई है बिल्कुल मूलतः हिंदी में। जी। पर नवीन जी, एक चीज ये, इस किताब में
जो आपने एक बिंदु रखा, आपने अलग अलग उदाहरणों और उसके केस स्टडीज भी मेरे ख्याल जी, से रखी जी हैं हाँ। उसमें। खासकर हम युवा दोस्तों की तरफ से आई प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपका संदेश पहुंचा या पहुंचाने में कामयाब हुए? फीडबैक युवाओं नहीं, मैं दोनों की बात करूंगा, क्योंकि पहले जो आपने उदाहरण की बात की, पहले मैं उसको स्पष्ट करता हूँ। मैंने इस किताब में कोशिश ये की थी, हिंदी में लिखने का बहुत बड़ा कारण ये था कि हम जैसे बहुत सारे लोग जो छोटे शहरों से बाहर आए हैं, पढ़े, हमारे पास डिग्री है, कई स्किल सेट की कमी है और हम अपनी भाषा में कंफर्टेबल है। हमारी मजबूरी होती है कि हमें दूसरी भाषा में पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी मत सीखिए, जरूरी है, आप उसको सीखिए, लेकिन कई बार हमारी मजबूरी होती है। तो मैं ये चाहता था सरल भाषा में, हमारी भाषा में हो, इसलिए हिंदी में है। अंग्रेजी भी आएगी, फरवरी में हम अंग्रेजी भी करेंगे, लेकिन प्राथमिकता मेरी हिंदी की थी। ये एक है। दूसरा, अक्सर ऐसी किताबों में जो उदाहरण होते हैं वो बहुत बड़े लोगों के उदाहरण होते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि आपको ये समझ में आए कि हमेशा बड़ा आदमी छोटे से बनता है। इसमें सेलिब्रिटीज के उदाहरण नहीं है, इसमें जो उदाहरण है वो हमारे आपके जैसे आम आदमी के उदाहरण है, जो कि एक आम बैकग्राउंड से, आम शैक्षिक पृष्ठभूमि का है, IIM के नहीं या IIT के नहीं, वो आम शैक्षिक पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन अपने पूरे करियर में अपने आप को रोज बेहतर बनाते हुए उन्होंने खुद को मजबूत किया, और आज अपनी अपनी जगह पर जहां भी वो काम कर रहे हैं वो एक बड़ी पोजीशन पर हैं। आप उनको ढूंढ सकते हैं, ये ऐसे नाम है, नाम के साथ हैं, बड़े आराम से आप उनको ढूंढ सकते हैं। ये एक तरीका था जिससे कि जुड़ाव हो सके और सबको लगे कि मैं बेहतर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है इसी चीज ने युवाओं को जोड़ा, क्योंकि उनमें से कोई किसी को जानता है या किसी ने किसी का नाम सुना या कोई सर्च करता है। तो मुझे पहले फीडबैक यही आया कि हाँ, कुछ चीजों में 2-3 तरह के फीडबैक हैं। कुछ था कि नई चीज सीखी, कुछ ने कहा कि ये संभवतः मैं जानता था लेकिन मुझे संदेह था कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस किताब ने मुझे ये कंफर्म कराया कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए। तो ये 2-3 तरह का हुआ है। कुछ सीनियर लोगों के फीडबैक आए हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए है क्योंकि उनका ये कहना है कि काश ये किताब मुझे 20 साल पहले मिली होती। मैंने अच्छा काम किया, कई चीजें जो किताब में है हमने इम्प्लीमेंट की हैं अपने जीवन में, लेकिन ये किताब पहले मिली होती तो संभवतः मैं ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर पाता और बहुत पहले से कर पाता। तो दोनों तरह के फीडबैक है। तो मुझे लगता है कि जो मेरा प्रयास था वो अब सफल हुआ है। बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका आकाशवाणी स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। अभी आपने सुना लेखक और वरिष्ठ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल नवीन चौधरी को। दोस्तों, बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे युवाओं की सराहना करते हुए विशेष रूप से डिजिटल क्रांति में उनके योगदान की बात की। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट और बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवाओं के आगे आने की बात की। इसी मुद्दे को और विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ हैं AI लॉ और साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ साक्षर दुग्गल। आज जब साक्षर हमारे बीच में है, जो एक AI लॉ एक्सपर्ट हैं और साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है इन विषयों को थोड़े विस्तार से समझने के लिए और हमारे युवा साथियों को ये बताने के लिए कि अगर ये किसी तरह का खतरा पेश कर रहे हैं हमारे सामने तो इनसे निपटा कैसे जाए। साक्षर, स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। धन्यवाद। पहला सवाल तो यही बनता है, आसान शब्दों में साइबर सिक्योरिटी से हमारा क्या मतलब है? देखिए, सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं, साइबर सिक्योरिटी तो हम जनरली कंपनीज के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन साइबर, आज हम सब लोग कहीं ना कहीं साइबर इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। सबके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आज मैं कहता हूँ इंटरनेट आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। आप जितना समय अपने माँ बाप के साथ नहीं बिताते उतना आप इंटरनेट या मोबाइल फोन्स पे बिताते हैं। तो अगर आप इस साइबर इकोसिस्टम का हिस्सा हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि सुरक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस चीज़ का। अगर आप एक यूज़र के तौर पर अगर एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं आप दिमाग में रखते हैं कि कल को साइबर क्राइम अगर आपके सामने होने वाला हो या आप उसके शिकार बनने वाले हों, तो ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने दिमाग में रख के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट आप बच सके। तो सिक्योरिटी का सिर्फ सुरक्षा मतलब होता है। आप साइबर सिस्टम में अपनी सिक्योरिटी यानी अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? जब साइबर सिक्योरिटी की बात होती है तो वर्तमान में जैसे हम देखते हैं कि AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रवेश हो चुका है लाइफ के कई इकोसिस्टम्स में। तो क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ये दोनों भाई बहन की तरह है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि अभी आया है, ये इस पे काम लास्ट 10 से 12 साल से चल रहा था, लेकिन अब
पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसको हम चैट जीपीटी के तौर से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी और एआई इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि एआई एक टेक्नोलॉजी है और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजीज की सुरक्षा की बात की जाती है। तो आज की जो युवा है खासकर उनको एआई बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि एक पहलू पर हम देखते हैं उनको एक्साइट भी करता है एआई, काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ ये बहुत बड़ा खतरा भी है क्योंकि ये कई जॉब्स भी ले रहा है, कई क्राइम्स को जन्म भी दे रहा है। साक्षर, डिजिटल अरेस्ट जो टर्म है, क्या अभी तक इतने वल्नरेबल, इतने गलिबल हैं अभी भी लोग, जिसकी वजह से डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें हो रही हैं? देखिए, साइबर क्रिमिनल्स का एक ट्रेंड रहता है, वो कोई भी साइबर क्राइम जब करते हैं वो 3 से 4 महीने करते हैं, फिर जैसे उनको लगता है कि सबको पता लग गया इसके बारे में, वो अपना ट्रेंड चेंज कर देते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक एक्सेप्शन है क्योंकि लास्ट 11 महीनों से अब ये हो रहा है, फिर भी चला जा रहा है, और इसके 2 सिंपल रीजंस हैं। पहला, डिजिटल अरेस्ट में आपकी मानसिकता से खेला जाता है। आपका एजुकेशन, आपकी एज, आपका बैकग्राउंड, उससे कोई नाता नहीं है। उस समय आखिरकार हम सब इंसान हैं, हम फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स पे चलते हैं। जब हमें सामने खतरा दिखाई दे जाता है, हम डर जाते हैं, उस समय हम दिमाग से काम नहीं लेते, हम बिल्कुल भावनाओं में बह जाते हैं और डर के मारे काम लेते हैं। पहला ये। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि अवेयरनेस लेवल तो कम है, और ये सिंपल सा हम देख सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसा शब्द हमारे लॉ में कहीं मेंशन ही नहीं है। तो कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो सीबीआई हो, आपको कोई भी वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं कर सकता, पहला। दूसरा, एक बेसिक सी चीज है कि कोई भी थानेदार भी अगर उसको आपको अरेस्ट करना है, आपके खिलाफ कोई जेन्युइन केस भी है, तो वो आपको अपने थाने बुलाएगा, आपको सीधा वीडियो कॉल पे नहीं बोल देगा कि आप डिजिटली अरेस्टेड हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बेसिक अवेयरनेस कि हम लैक कर रहे हैं। कोई अगर इतना इन्फॉर्म्ड है कि उसे पता लग रहा है अब, तो क्या उसे फोन ही काट देना चाहिए या अगली कार्रवाई के लिए उसको थोड़ा एंगेज करके और कोई रास्ता मतलब निकल सकता है उसमें? मैं एक प्रोमिनेंट एग्जांपल दूंगा। पीछे वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन जो पद्म भूषण भी हैं, उनके साथ 7 करोड़ का डिजिटल अरेस्ट स्कैम हुआ, जहां पर पहली कॉल पर उनको कहा गया कि हम सीबीआई से हैं और आप डिजिटली अरेस्टेड हैं, वो नहीं माने। लेकिन दूसरी कॉल पर एक फेक सेटअप बना के सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का माहौल क्रिएट किया गया और हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, उनके जैसा दिखने वाला आदमी एक उनके खिलाफ एक ऑर्डर पास कर रहा है। उस समय पर वो कन्विंस हो गए कि हाँ, ये बात तो सत्य है, मैं फंस चुका हूं। तो जैसा कि आपने कहा, आपको जैसे ही कॉल आए, आप कट करना सबसे पहले हमारी या तो ना उठाना। हाँ, ना उठाएं। उठाने का भी मैं ये कहूंगा, आपको पता नहीं किस नंबर से आ रहा है। अगर रैंडम नंबर आजकल हम सबको आते हैं, हमें नहीं पता कौन क्या है, लेकिन शुरू में आपको एक प्री रिकॉर्डेड कॉल आएगी जिसमें कहा जाएगा, और अलग अलग एग्जांपल्स हैं। बेसिक उनका ऑब्जेक्टिव होता है आपको डर फैलाना। या तो बोला जाएगा आपका आधार कार्ड का मिसयूज हो रहा है, या फिर आपका नाम कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया है, या आपके बैंक अकाउंट में ऐसी संदिग्ध गतिविधियां हो रही है। अगर कहीं ना कहीं आपको लगे कि ये डर का माहौल फैलाया जा रहा है कॉल पर, तो 99.9% वो डिजिटल अरेस्ट का ही पार्ट है। तो साक्षर, इससे जो अभी आपने उदाहरण भी दिया, और मेरे सामने भी एक प्रोफेसर जो महिला थी, उन्होंने बताया कि मेरी सारी जानकारी, मेरी सारी शिक्षा दीक्षा उस समय किसी काम नहीं आई, और जो आपने कहा कि वो दिमाग से, मानसिकता से और हमारे बेसिक ह्यूमन जो एक भय है उससे खेलते हैं। तो इसके पीछे ये भी एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि इसका मतलब तो क्या वो किसी प्रोफाइल को पर्टिकुलरली रिसर्च कर रहे होते हैं लंबे समय से, कि वो देख रहे होते हैं कि वो हमें किस बिंदु पर वो हमें, मेरे साथ वो डर का माहौल वो बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ उनका कोई प्रोसीजर होता है आपकी नजर में? और साथ साथ मेरा ये भी सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो क्या आपकी ट्रेंड्स, आपके सोशल मीडिया हैबिट्स, आपके इंटरनेट यूसेज हैबिट्स, क्या वो भी चीजें जुड़ी हुई हैं इसमें? ये दोनों सवाल कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। कुछ केसेस में जरूर पर्सनल प्रोफाइलिंग होती है, जैसे मैंने वर्धमान ग्रुप के सीईओ का एग्जांपल दिया। आई एम श्योर उनकी पर्सनल प्रोफाइलिंग हुई होगी क्योंकि वो नोन पर्सन है। लेकिन 95% केसेस में ऐसा नहीं होता। वो एक जिसे हम फिशिंग कहते हैं, आपने जाल बिछा लिया, अब जितनी मछलियां आ जाएं। और ये केसेस डिजिटल अरेस्ट इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसीलिए हो चुके हैं क्योंकि अब ये फाइनेंशियल लॉस से ऊपर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीछे आगरा में एक रिटायर्ड टीचर, उनको एक कॉल आया कि आपकी बेटी गलत कामों में फंसी हुई है, उनका नाम सामने आया है और अब हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर देंगे, आपकी बेटी को भी कर देंगे। वो इतनी टेंशन में थी कि 1-1.5 घंटे के अंदर उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। तो ये केस हमें दिखाता है कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ फाइनेंशियल लॉस तक ही नहीं, इंसानों की जान भी ले रहा है। तो प्रोफाइलिंग जो है ये पर्सनल उसमें नहीं करते, लेकिन ये जरूर है कि एक जाल की तरह बिछाते हैं जो उसमें आ जाए, क्योंकि उन सबको पता है, साइबर क्रिमिनल्स सिर्फ एक चीज जानते हैं,
डर सबको लगता है और डराना कैसे है। ये जरूर मैं कहूंगा कि एज ग्रुप वाइज प्रोफाइलिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल जो लोग 60 से ऊपर के होंगे उनको डराना आसान है। आप देखेंगे डिजिटल अरेस्ट के केसेस ज्यादातर यंगस्टर्स के साथ नहीं हो रहे हैं, ये ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ हो रहे हैं जो मिडिल एज या ओल्ड एज की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो इतने ट्रेंड से अनभिज्ञ हैं और उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरा, जहां तक आपका सवाल है, डिजिटल फुटप्रिंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इंटरनेट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें लगता है हम आज पोस्ट कर दें क्या फर्क पड़ता है, हम कौन से कोई सेलिब्रिटी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो एक डिजिटल फुटप्रिंट्स अपने छोड़ रहे हैं और वो साइबर क्रिमिनल को एक अच्छा होमवर्क दे देता है आपको ट्रैक करने का। गोल्डन रूल है, जितने पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कम बाहर शेयर करेंगे उतना बेटर रहेगा। बिल्कुल साक्षर, और हम अपने फंसाने का सारा इंतजाम अपने हाथ में ही लेके घूम रहे हैं, फ़ोन हमारे हाथ में, और हर आए दिन कोई ना कोई नया ऐप, हम चाहे एंड्रॉयड हो चाहे iOS, डाउनलोड करते ही हैं। और ऐप डाउनलोड करते वक्त हमसे तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन उस ऐप को एक्सेस करने के लिए मांगी जाती हैं। तो उस समय हमें चूंकि उस जल्दबाजी में उस ऐप को यूज़ करना होता है, हम बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस बिंदु पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा और हमें थोड़ा विस्तार से बताएं कि हमें कैसे सतर्कता बरतनी चाहिए हमें। देखिए, अब सबसे पहले अपने डेटा की रिस्पेक्ट करना हमें आना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हम। कहीं पे भी आप कोई रेस्टोरेंट चले जाएं, कोई ऐप डाउनलोड करें, कोई वेबसाइट पे आप जा रहे हैं, कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, बिना सोचे समझे हम कैसा भी डेटा दे देते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि डेटा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कुछ पर्सनल होता है, कुछ सेंसिटिव पर्सनल डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका आधार इतना बहुमूल्य डेटा है क्योंकि आपके बायोमेट्रिक्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जहां पर भी अपनी आइडेंटिटी देनी होती है, हम पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस ये सब नहीं देंगे, सीधा आधार देंगे, बिकॉज वो ईजी है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे डेटा का क्या दुरुपयोग हो सकता है। फॉर्चुनेटली हमारे अब लास्ट ईयर जो कानून आया है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैला रहा है कि हमारी डेटा की वैल्यू बहुत सारी है। लेकिन जहां तक आपने कहा, अगर आप पर्सनल डेटा बांटते रहेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, और आपके पास नो कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे एक्सेस कर देते हैं। लेकिन वो अगर ऑप्शन ही ना दे आपको, मैं इस चीज पे बिल्कुल आने वाला था। ये कहीं ना कहीं एक सैंडविच पोजीशन है, आप चाह कर भी उसको मना नहीं कर सकते। कुछ ऐप्स हैं जो कहते हैं आपको ये परमिशन आपको देनी पड़ेगी, नहीं देंगे तो आप हमारा ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वहां फंस जाते हैं, क्योंकि ये ऐप्स डोमिनेट करते हैं। इनको पता है कि ये आपकी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक्सेस दे रहे हैं, ऐसी चीजों का एक्सेस दे रहे हैं जिसको आपको लगता है मेरे को एक्सेस नहीं देना चाहिए। लेकिन एक चीज आपके हाथ में जरूर है कि इस समय के बाद, यानी आपने अपना एक्सेस दे दिया डेटा का, आप पर्सनली क्या शेयर कर रहे हैं। इंटरनेट पे जब आप हैं, चाहे वो कोई ऐप हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई वेबसाइट हो, प्रिवेसी नाम की कोई चीज होती नहीं है। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़े रियल वर्ल्ड ऑप्शन पे चले जाइए। अगर आपको कुछ नोट करना है, वो पुराने जमाने का टाइम अच्छा था जहां फाइलें बनाते थे, फाइलें एटलीस्ट वो बंदा एक्सेस कर सकता है जिसके हाथ में फाइल हो। इंटरनेट पर कोई भी एक्सेस कर सकता है, पहला। दूसरा, देखिए, अगर आपका डेटा की वैल्यू नहीं होती तो हर किसी को आपका डेटा नहीं चाहिए होता। आपका डेटा लोगों को चाहिए, इसीलिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। एक इंटरनेट पे कहावत है, इफ दे आर नॉट चार्जिंग यू फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। ट्रेंड्स का पता होना बहुत जरूरी है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपनी मन की बात जो शो करते हैं उसमें भी कहा कि खासकर युवा पीढ़ी, क्योंकि युवा पीढ़ी हमारी फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, वो ट्रेंड्स यानी आसपास हमारे हो क्या रहा है वो पता होना चाहिए। इस पूरे समय में हम जितना जान सकते थे आपसे, हमने जाना, और आपने बहुत अच्छे से हमारी जिज्ञासाओं को फिलहाल तो शांत किया है। आगे जैसा आपने कहा है, क्योंकि ये बिल्कुल निरंतर बदलते रहने वाला विषय है, बदलता रहेगा, भविष्य में आपसे हम कुछ और जानकारियां लेंगे। लेकिन अभी आने के लिए और ये जानकारियां हमारे युवा साथियों के साथ बांटने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साक्षर दुग्गल के साथ इस परिचर्चा में हमारे साथ उपस्थित थे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी मनोज माइंडकर। युवा भारती में अब समय है इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज अपनी एक बहादुर युवा स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का। झलकारी बाई आवाजों के खजाने से सुनते हैं ये लघु रूपक। ये कहानी है भारत की एक ऐसी बेटी की जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ये कहानी है बुंदेलखंड में जन्मी झलकारी बाई की। कौन कहेगा कि वो गुमनाम रह गए, होकर शहीद अपनों पे जो नाम कर गए। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में हुआ था।
झलकारी बाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं। झलकारी की मां का निधन जब हुआ तब झलकारी की उम्र बहुत कम थी। बुनकर परिवार में जन्मी झलकारी इन्हीं समस्याओं के चलते स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकीं, लेकिन उन्होंने बचपन में ही हथियार चलाना और घुड़सवारी करना सीख लिया था। समय अपनी गति से बीतता चला गया। झलकारी का विवाह झांसी राज्य के एक सैनिक पूरन कोली से हुआ। झलकारी भी पूरन के साथ झांसी आ गईं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल में शामिल हो गईं। भारत के अनेक राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष का बिगुल बज चुका था। झांसी के राजा गंगाधर राव के असमय निधन के बाद अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की कमान अपने हाथों में ले ली और अंग्रेजों से मुकाबला किया। ऐसी स्थिति में मैं सोचती हूँ अपने प्रजाजनों की रक्षा में गोरों को मौत के घाट उतारते उतारते स्वराज्य के अपने कुंभ में समा जाऊं। अन्य कोई मार्ग मुझे नहीं सूझ रहा। मेरी प्यारी झलकारी। महारानी जो एक निवेदन करें चाहूं तो मैं आपसे कि आप ई घड़ी झांसी से निकल जाओ और जहां से निकल के मुल्क के सुराजियों को इकट्ठो करो। रानी लक्ष्मीबाई किले से निकलकर कालपी की तरफ बढ़ गईं। इधर झलकारी बाई अपने सिपाहियों के साथ झांसी में रुक गईं। झलकारी बाई की कदकाठी रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। उन्होंने बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह वेशभूषा बनाई और निकल गईं अंग्रेजों को उलझाने। कर्नल ह्यूरोज, जो रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ने रानी के पीछे कालपी जा रहा था, वो झलकारी बाई और उनके सिपाहियों के आक्रमण से चौंक गया। उसे लगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने खुद उन पर आक्रमण कर दिया है। वो कालपी का रास्ता छोड़ झलकारी और उनके सैनिकों से उलझ गया। झलकारी खूब लड़ी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, पर अंग्रेजों की बड़ी सेना के आगे झलकारी और उसके मुट्ठी भर सैनिक भला कितनी देर मुकाबला करते। अंततः झलकारी बाई को अंग्रेजों ने कैद कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई और स्वराज्य की योजना जानने के लिए झलकारी को कई यातनाएं दी। उन्हें तोप के मुंह से बांध दिया, लेकिन झलकारी ना झुकी, ना टूटी, ना डिगी। ये देश की बिटियां को का समझे थे? ये दुर्गा को अवतार है। स्वराज के लाने अपने प्राण देवे को कमाऊ पीछे नहीं हुई है। महारानी की जय बोल, लक्ष्मीबाई की जय बोल। और इस तरह स्वराज के रणांगण की एक अप्रतिम योद्धा अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान हो गईं। शौर्य और साहस की प्रतिमा झलकारी, शौर्य और साहस की प्रतिमा झलकारी, झलकारी झलकारी। अमर बलिदानी झलकारी बाई। वाचन स्वर आयुष तोमर। आलेख और प्रस्तुति सुमित गौतम। नाट्यांश सौजन्य नाटक झलकारी। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर। और अब अपने युवा साथियों की जानकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। बीती 23 नवंबर को हमने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का स्थापना दिवस मनाया। ये दिन भारत में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी NIOS की स्थापना को चिन्हित करता है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, लचीली और समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं। 2 दिसंबर को है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को याद करने का दिन और साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने का दिन। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है 3 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एक समावेशी और समान समाज की स्थापना करना है। तो एक विकसित भारत, स्वस्थ समाज और हम सब की इसमें भागीदारी की शुभकामना के साथ संपन्न होता है युवा भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार। युवाओं के सरोकारों का दर्पण नए विचारों का, दर्पण नए विचारों का, ये है युवा भारती।